लाइन आपके दिमाग में फिक्स होगा, ये मेरा वादा आपसे। और आपका वादा ये होना चाहिए कि 30 मिनट्स में मैंने टेलीग्राम में बच्चों हैंड रिटन नोट शेयर कर दिया है, मैंने टेलीग्राम में एनसीईआरटी डाल दिया है, ठीक है, और ये वाला भी डल जाएगा। तो जरूर किसी ना किसी मेथड से ओनली 30 मिनट्स खर्च करके इसको पढ़ लीजिएगा। और सवाल इससे बाहर नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा एनटीए बोलता है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेंगे। तो क्वेश्चन और नंबर करने हैं तो मेरे पास आना पड़ेगा, बाकी कुछ करना है तो कुछ और, ठीक है। तो मेरे पास आइए, इनर्ट गैस 30 मिनट्स में करते हैं। आर यू गाइस रेडी? हाउ इज द जोश? और मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, ना पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, इसलिए केवल और केवल एक बार हार्ट यहां पे दिख जाए और फिर मैं स्टार्ट कर दूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना परिवर्तन नीट में क्लास 12 पी ब्लॉक। पीछे से चल रहे हैं इनर्ट गैस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम आते हैं एनसीईआरटी का हर लाइन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला कि सर इनर्ट गैस में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये पहले एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इनर्ट गैस के जो एलिमेंट्स हैं सबको पता होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। लेकिन जो नया एनसीईआरटी है उसमें ओजी के बारे में दिया गया है। ये एजी ओजी वाला नहीं है, ये ओजी इसको बोला जाता है ऑर्गेनेसॉन, इसको बोला जाता है बच्चे ऑर्गेनेसॉन। चलिए अच्छी बात है। अब दूसरा एनसीईआरटी का जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि हीलियम का कॉमर्शियल सोर्स बताइए। हीलियम, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम जो नेचर में मिलता हो, जो अपने आसपास सराउंडिंग में मिलता हो। तो कॉमर्शियली द सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। बहुत अच्छी बात। तो सर नेचुरल गैस है आपका कॉमर्शियल, अच्छी बात। फिर नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ऑर्गेनेसॉन हो गया। एक और बात मैं आपको समझा दूं कि ये जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब गैस हैं। ऑल द एलिमेंट्स जो हमारे पास ये हैं, दे ऑल आर गैसेस। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कहती है। फिर कहता है कि दे ऑल आर केमिकली अनरिएक्टिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे और आपको उसमें बता रखा है इंट्रो लेक्चर में NH2NP6 होगा क्या। तो सर देखो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, तो सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, तो सर क्या ये स्टेबल है क्या। मजा ही आ गया। अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है, तो रिएक्शन वह काहे देगा, रिएक्शन नहीं देगा। ये सारे के सारे गैस हैं एंड साथ साथ में बेटा केमिकली अनरिएक्टिव, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। मजा आ गया, बहुत अच्छी बात। तो सर 3-4 हर लाइन अपन कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स का नाम, एलिमेंट्स में ऑर्गेनिसॉन नया था बता दिया। फिर मैंने बताया सारे गैसेस हैं और साथ साथ में केमिकली अनरिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके जी। सर हीलियम के बाद अब रेडॉन की अकरेंस दी गई है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन की बात नहीं की गई तो हम भी नहीं करेंगे। अकर्स एज, रेडॉन किस फॉर्म में अकर करता है? तो बेटा रेडॉन के बारे में लिखा गया कि रेडियम का डीके प्रोडक्ट से मिलता है। रेडॉन इज अ रेडियो एक्टिव। रेडॉन जो है हमारा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडॉन की बहुत ज्यादा स्टडी हमें सिलेबस में नहीं है, रेडियो एक्टिव की स्टडी सिलेबस में नहीं है, रेडियो एक्टिव का केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। वो आगे जाके एमएससी करना होगा, पीएचडी करना होगा, तब आएगा। अच्छा जी, तो रेडॉन की अकरेंस कैसे होगी? अरे सर रेडॉन, रेडियम, आरएन रेडॉन, आरए रेडियम। तो बड़ा इजी याद करना हो जाएगा कि रेडॉन की अकरेंस डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। समझ में आया? रेडॉन की अकरेंस इज डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। अब रेडियम का डीके प्रोडक्ट, डीके प्रोडक्ट का मतलब सर यहीं से रेडॉन बनता है और साथ में हीलियम निकल जाता है 2He4। 2He4। ऑर्गेनेसॉन क्या अकरेंस बताओ? ऑर्गेनेसॉन अकर्स एज, ऑर्गेनेसॉन की अकरेंस बता देते हैं। तो ऑर्गेनेसॉन की अकरेंस होती है कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव है। ऑर्गेनेसॉन इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। अच्छा, दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस है ना? क्या? अरे सर ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव है, इसको भगवान ने रेडियो एक्टिव बनाया हुआ है, और ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है, मतलब इसको इंसानों ने रेडियो एक्टिव बनाया है। हाँ जी, ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव है और ये मैनमेड रेडियो एक्टिव है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है।
तो ये कैसे अकर करता है सर? इट अकर्स बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एंड कैल्शियम। दो एलिमेंट को पकड़ा और उसका कोलिजन करा दिया, न्यूक्लियस भिड़े होंगे आपस में, फिजन फ्यूजन आप पढ़ते हो क्या? हाँ, कुछ उसी तरह का कोलिजन है। ये डेप्थ नहीं है इसका सिलेबस में, इसलिए नहीं करेंगे। तो चलिए, इन दोनों का कोलिजन कराने से आपको मिलता है ऑर्गेनिसॉन, और साथ में बेटा न्यूट्रॉन मिल जाता है, 3 मोल ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है। ठीक है ना? 3 मोल नहीं, 3 न्यूट्रॉन आप लिख लीजिए, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? सर यही एनसीईआरटी का पहला आपके नोबेल गैस के बारे में लिखा गया है, इससे बाहर पूछ दिया तो संभव ही नहीं है वो तो। ठीक है ना? चलिए, तो दिस इज नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव। अच्छा, इनके मास नंबर, एटॉमिक नंबर ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, याद तो मैं भी नहीं करता और आपको भी नहीं करवाता। यहां आ जाइए, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। हाँ जी, और ध्यान यही रखना है सर 48। कैल्शियम का एक स्पेशल आइसोटोप है, कैल्शियम का वो वाला हम एटम लेंगे जिसका मास नंबर 48 है। ठीक है, वैसे जनरली 40 होता है, इसलिए ये कंफ्यूजन के लिए आराम से पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक, हीलियम आपको पता है, रेडियम। अच्छा चलिए, अब रेडियम का एटॉमिक नंबर वगैरह मैं यहां पे लिख देता हूं एनसीईआरटी में कि सर ये 88 है इसका और 294 है। हाँ जी, 88 और 226 है, नॉट 294, 226। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको याद करना पड़ेगा, मैं तो नहीं याद करता। देखो, मैं रटने में विश्वास नहीं रखता। अब देखो, रेडियम में से 2 एटॉमिक नंबर कम हो गया तो खट से आपके पास 86 आ गया। यहां पे 4 मास नंबर कम हो गया तो क्या ये 224 हो गया? तो दिस इज रेडियम, दिस इज रेडॉन, और मास यहां पे हीलियम पार्टिकल, आपके अल्फा पार्टिकल निकल चुके हैं। सिमिलरली भाई, ये तो एक्सेप्शन इसलिए मैंने याद कर लिया, न्यूट्रॉन आपको पता होना चाहिए। इन दोनों का रट लीजिए आप, क्योंकि आपका एग्जाम है। दिस इज 98 एटॉमिक नंबर और 249 है बेटा इसका मास नंबर। और ऑर्गेनिसॉन, अरे ऑर्गेनिसॉन इज नथिंग बट 118 एटॉमिक नंबर और मास नंबर है बेटा आपके पास 294। मजा आ गया। इसके अलावा देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट विच कैन बी आस्क्ड। ये दोनों पूछा जा सकता है कि हाउ द ऑकरेंस ऑफ रेडॉन एंड ऑर्गेनिसॉन अकर्स इन द एनवायरमेंट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, हीलियम का कॉमर्शियल सोर्स भी पूछा जा सकता है। इनके बारे में नहीं दिया है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा, एंड उसकी मजबूरी है, हम मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, एक बात मैंने जरूर नोट कराई आपको कि सर इनर्ट गैस केमिकली अनरिएक्टिव है। काहे? इनर्ट गैस केमिकली अनरिएक्टिव है, क्यों? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मजा ही आ गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हम अगले उस पे चलें? क्या हम नेक्स्ट पे लेके जाएं आपके? तो बेटा नेक्स्ट पे लेके जाते हैं। क्वेश्चन है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अपन मिलके करेंगे। पहले देख लो फटाफट से, हाउ, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैस। अब हमें पता है कि सर ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम क्या क्या नाम देते हैं? सर ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। हाँ जी, इसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं। ऐसा काहे बोलते हैं यार? व्हाई इट इज सो? सर इसके 2 रीजन दिए गए एनसीईआरटी में। पहला दिया गया है कि सर इसका स्टेबल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ी देर पहले ये तो वीटी सर ने आपको चमका दिया था, तो इसमें नई बात क्या है? नहीं सर, नई बात तो नहीं है, तो ठीक है यार, स्टेबल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगा तो नोबल हो गया। हाँ या ना? अब आते हैं दूसरा। सर इसके बारे में कहा गया है कि हाउएवर, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं इनर्ट गैस को स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर को। हाउएवर अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन, क्या मैं बोला? हाउएवर अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन, however under certain specific condition inert gas reacts with few elements। ठीक है ना? ये बात यहीं से स्टार्ट हो जाती है, भले ही वो स्टेबल है बट कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन होता है। अभी हम आगे बताएंगे, जेनॉन और फ्लोरीन की रिएक्शंस टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने से होता है। However
under certain specific condition, however under certain specific conditions, ठीक है ना, inert group 18 elements react with few element, group 18 elements reacts with few elements, ठीक है ना। अब यहां से आपको चैप्टर में एंट्री मिलती है कि भाई वैसे तो वो इनर्ट नोबल गैस इनर्ट है, एस वैलेंस सेल स्टेबल है इसका, लेकिन फिर भी कंडीशन चेंज करा के आप रिएक्शन को बदल सकते हैं। चलिए खैर नेक्स्ट पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया है। अब तक तो वीटी सर से पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपको चुन्नू मुन्नू लग रहा होगा, है ना, लग रहा है ना चुन्नू मुन्नू, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। बेटा कमेंट में खाली पढ़ाई की बात क्यों नहीं करते आप, एकदम ही गधेड़े हैं क्या। मंजिल तक पहुंचना है तो एकदम गाय के चारों तरफ जो गाय बैल के चारों तरफ लगाते हैं ना, वैसे ही लगाना पड़ेगा। छोड़ दीजिए साइड में जो हो रहा है, पढ़ाई पे फोकस रखिए। और मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूं ना करूंगा। आगे बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये हीलियमवा है, नियोनवा है, आर्गोनवा है, क्रिप्टोनवा है, जेनोनवा है, रेडोनवा है, ऑर्गेनिसोनवा है। समझ गए? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है भाई। यहां पे पीरियड नंबर 2 n की वैल्यू 2, पीरियड नंबर 3 n की वैल्यू 3, पीरियड नंबर 4 भाई साहब 5, पीरियड नंबर 2 3 4 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। ये क्या हुआ? हीलियम नियन, अरे पीरियड नंबर 2 थोड़ी होता है, गजब है। सीधा सीधा पूरा मिटा दीजिए, एडिट करने का कोई मतलब नहीं है। पूरा मिटा देते हैं, एडिट करने का कोई मतलब नहीं है। आइए भाई, हीलियम हाइड्रोजन के बाद आता है ना, तो ये तो पीरियड नंबर 1 आएगा ना। दिस इज पीरियड नंबर 2, दिस इज पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4। भाई यही मैं समझ रहा हूं कि कहां से 8 पीरियड कब से होने लगे। चमत्कार हो जाएगा भाई साहब, चमत्कार से बचिए, है ना, चमत्कार से बचिए। पीरियड नंबर 1 तो यार ये समझ में आ रहा है, हीलियम इज 1:2। हाँ, हीलियम इज 1:2, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। पी ब्लॉक NH2 NP6 टाइप का नहीं है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हीलियम में आपको पता है ना 1:2 2:2 2p6, या फिर आप इसको 1:2 की जगह क्या लिख दोगे, इनर्ट, पहले वाला इनर्ट गैस NH2 NP6। भाई इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले वाला इनर्ट गैस NH2 NP6। चमक गया सर, मजा ही आ गया, है ना। NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। चलो थर्ड पीरियड में भी सर पहले वाला इनर्ट गैस और n की वैल्यू रख दो NH2 NP6। मजा आ गया सर यहां तक। लेकिन अब रुकना पड़ेगा, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि फोर्थ पीरियड आ चुका है। फोर्थ पीरियड आया है तो डी ब्लॉक आएगा। दिल थाम के बैठिएगा, फोर्थ पीरियड आया है तो डी ब्लॉक आएगा। जब जब डी ब्लॉक आता है n-1 डी के साथ आता है। जब जब डी ब्लॉक आता है बच्चों n-1 डी के साथ आता है। यार यहां आ जाओ तो सर इसके पहले वाला इनर्ट गैस, दिल थाम के बैठना पड़ेगा, n-1 डी चमका। अरे सर NH2 NP6 तो रहेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे वाह वाह वाह, ज़ेनॉन की बात करो, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टॉन आ जाएगा। और सर आप बताओ चमका कि नहीं चमका? चमका भाई, कैसे सर? ये हो जाएगा n-1 डी, n की वैल्यू और n-1 डी, और यहां पे सर NH2 NP6 तो चलेगा। अब दिल को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ होता है केमिस्ट्री में भाई। हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन की बात कर लें यार, n-1 डी भी आएगा, n-2 एफ भी आएगा। काहे? सिक्स्थ पीरियड में लैंथेनाइड भी आ गया। वाह वाह सर, सिक्स्थ पीरियड में n-1 डी भी आया। अच्छा पहले मैं n-2 एफ लिख देता हूं, n-2 एफ भी आया, n-1 डी भी आया, और मजा भी आया होगा। ओहो, और सर NH2 NP6 है, था, रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिसॉन की बात करते हैं तो सर ये हो जाएगा रेडॉन। आप देखोगे n-2 एफ, बहुत बढ़िया, n-1 डी, अच्छा जी सर, NH2, हां जी बिल्कुल सही सर, NP6 बिल्कुल सही सर। क्या मजा आया कि नहीं आया? और इस तरह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का अब आपके खोपड़िया में भर गया कि नहीं? तो भाई साहब खोपड़ी में भरना बहुत जरूरी है, और इसलिए खोपड़ी खोल के पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा।
दिल थामे बैठिए, क्योंकि अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा ले, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगला टॉपिक दिया गया है। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, एटॉमिक रेडियस कहां है भाई? एटॉमिक इसके बाद है। चलो, तो पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी करते हैं। नहीं, पहले एटॉमिक रेडियस करेंगे, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी करेंगे। चलिए, अब एटॉमिक रेडियस, यार थोड़ा सा खोपड़ी खोलो, सोचना। इनर्ट गैस नॉन पोलर है ना यार ये? हाँ, रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया तो नॉन पोलर हो गया साहब। इसमें वंडरवाल फोर्स लगता है, वंडरवाल रेडियस लगता है। केमिकल बॉन्डिंग याद आया क्या? ये तो रिएक्शन करता ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। तो भाई साहब ये नॉन पोलर है साहब, ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें वंडरवाल लगेगा, है ना सर? इनर्ट गैस में एटॉमिक ग्रुप 18 एलिमेंट्स में वंडरवाल रेडियस इज सीन। ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैज वंडरवाल रेडियस का है, नॉन पोलर है, न्यूट्रल है भाई। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यादवा है कि नहीं? आओ सिखाएं सर। अगर मान लीजिए आपको VMC लिखते हैं ना, हाँ आ जाओ। अगर आपके पास वंडरवाल रेडियस है, अगर आपके पास बच्चों एक वंडरवाल रेडियस है, दूसरा आपके पास मेटालिक रेडियस है, हाँ जी, और तीसरा आपके पास भाई साहब कोवलेंट रेडियस है, हाँ या ना? चमकेगा। ये तीनों रेडियस के बारे में आपने पढ़ा होगा। कोवलेंट रेडियस जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टॉपिक यहीं से होती है। अच्छा, तो मैंने इसको रख दिया V मतलब वंडरवाल, मैंने इसको रख दिया M मतलब मेटालिक, और मैंने इसको रख दिया C मतलब कोवलेंट। चमकेगा बड़ा अच्छा से। VMC मैंने कुछ तो सुना सुना सा लग रहा है क्या? नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम हैं संकल्प वाले, ठीक है? VMC से याद रखना है आपको, वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, देन मेटालिक रेडियस एंड देन कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है। तो जनरली जो आप बोरोन फैमिली में रेडियस पढ़ रहे थे वो क्या था? कोवलेंट रेडियस। जनरली जो आप कार्बन फैमिली में पढ़ के आए वो क्या है? कोवलेंट रेडियस। नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ोगे क्या है? कोवलेंट रेडियस। ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ोगे क्या है? कोवलेंट रेडियस। हैलोजन फैमिली में पढ़ोगे वो क्या है? कोवलेंट रेडियस। लेकिन इनर्ट गैस फैमिली में कोवलेंट रेडियस नहीं होता। क्यों सर? ये नॉन पोलर में कोवलेंट रेडियस नहीं लगता, न्यूट्रल में कोवलेंट रेडियस नहीं लगता, नॉन पोलर न्यूट्रल में वंडरवाल रेडियस लगता है। और वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा होता है। दिस इज द साइज ऑर्डर। अब चमका होगा कुछ लोगों को, अरे यार सेशन कंप्लीट होने के आने के बाद ये आज तक समझ आया। ऐसा है क्या? ऐसा है? अगर है पहली बार समझ आया तो बेटा दिल ही दिल भर दीजिए। चलिए आइए, तो सर वंडरवाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस आपके सामने है, और हमें पता चल गया कि सर ग्रुप 18 वालों में वंडरवाल रेडियस होता है, ग्रुप 18 वालों में तो वंडरवाल रेडियस होता है। मजा आ गया। अच्छा, वंडरवाल रेडियस होता है ग्रुप 18 वालों में? हां सर। तो सबसे बड़ा होता है? हां सर। तो मजा आ गया कि पूरे पीरियड में ग्रुप इन अ पीरियड ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट रेडियस। अगर मैं हाइड्रोजन, ग्रुप 18 एलिमेंट हैज हाईएस्ट रेडियस। अब चूंकि पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक चमका देता हूं, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन और हीलियम में हीलियम बड़ा है, पता है क्यों? सर वंडरवाल है। वैसे लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होना चाहिए, बट वंडरवाल है, बढ़ गया। ये कोवलेंट रेडियस है, वंडरवाल रेडियस है। उसी तरह यहां पे आ जाओ, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। साइज ऑर्डर बताओ। सोडियम आ जाओ, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। चलो भाई, अब इन पीरियड नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है। यार पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं, चमका रहा हूं कॉन्सेप्ट। आओ यार यहां पे। सर हाइड्रोजन से हीलियम का बड़ा हो गया, वंडरवाल। लेफ्ट से राइट जाने पे आपने सही सोचा है कि साइज कम होता है, बट नियोन का बढ़ गया बिकॉज ऑफ द वंडरवाल। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, लेकिन सर आर्गन का बढ़ गया क्योंकि वंडरवाल है। तो एक पीरियड में इनर्ट गैस की सबसे बड़ी साइज होती है बिकॉज ऑफ द वंडरवाल। लेकिन अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं साइड में, अगर मैं हीलियम और फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर बच्चे क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन और फिर रेडॉन की बात करता हूं, आओ रे चमको रे, आओ रे चमको रे।
हेलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन की बात करते हैं तो चमकेगा कैसे? सर नीचे जाने पे साइज बढ़ता था, बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। नीचे जाने पे साइज बढ़ता था, बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चमकाना था कि इनर्ट गैस में एक पीरियड में इनर्ट गैस की सबसे ज्यादा साइज होती है बिकॉज ऑफ द वंडर वाल रेडियस। हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? दिल थाम लो, क्योंकि अगला स्लाइड आने वाला है आयोनाइजेशन एनर्जी का। अगला स्लाइड आने वाला है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी का कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले अब देखो, पीरियड की बात करते हैं। एक पीरियड में हाई होगा कि लो होगा? सोच लो, सोचो, 10 सेकेंड लो, लंबी सांस लो। ठीक है, योगा क्लास चालू करो क्या? करता हूं, अलग से करता हूं, आपके लिए व्यवस्था करता हूं। सब बेटा, योगा क्लास, आपकी स्लीपिंग क्लास, उठाने का क्लास, खिलाने का क्लास, नहलाने का क्लास, पीटने का क्लास, सब क्लास चालू करूंगा। अभी रुक जाओ, है ना? सर पे जो चढ़ के बैठे हो ना, तुमको अभी उतार उतार फेंकूंगा यहां से, ध्यान देना। बहुत मारता हूं मैं, डर के रहा करो मेरे से, मैं बता रहा हूं पहले ही। हाँ जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे। सर ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। काहे? अरे यार, थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा, स्टेबल है ना, NH2NP6 है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है ना। अरे है कि नहीं? तो यहां पे लिख लीजिए ना कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो हैं, दे हैव हाईएस्ट, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी because of group 18 elements have high ionization energy because of a stable electronic configuration, because of a stable electronic configuration। छोटा में लिख दिया, छोटू। अच्छा, अले 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 बेटा, अले बेटा इधर आइए, थोड़ा पलिए हमसे भी। तो खाली तोतले आवाज में ये नहीं बोलना है कि बाबू ने थाना थाया। बेटा तोतले आवाज में हम कॉन्सेप्ट में पढ़ सकते हैं। आइए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स का हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है भाई। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अच्छा सर, ये तो हो गया जनरल बात। लेकिन अगर मैं हीलियम और नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, और फिर रेडॉन, और फिर ऑर्गेनिसॉन, बताओ सर, साइज का उल्टा ऑर्डर। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड साइज आर उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ा था, तो नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, बोलना तो पड़ेगा ना। चमका कि नहीं चमका? अगर चमका तो बेटा दिल थाम के बैठिए, कहे कि सर ये आने वाला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आने वाला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान दीजिएगा, समझाने वाला हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कहानी सुनाऊं क्या? पीरियोडिक टेबल पूरा मैं पढ़ाता हूं, कहानी सुना के आपको मजा आ जाएगा। मतलब मैं पीरियोडिक टेबल एक बार पढ़ाना चाहता हूं, बहुत जल्द लेके आ रहा हूं आपके लिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बन जाएंगे, मान क्या लीजिए बन जाएंगे, आप लोग मेहनती हो, कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत, डॉक्टर बन जाओगे। अच्छा, तो सर जब डॉक्टर बन जाओगे तो भाई घर वाले फिर सोचेंगे कि यार अब बच्चा बड़ा हो गया, स्टेबल हो गया, पैसे कमा रहा है, नाम भी हो गया सोसाइटी में क्योंकि डॉक्टर है, सब लोग इज्जत कर रहे हैं, तो अब इसके अकेलापन को दूर करना चाहिए, है ना? इसके लिए कोई अच्छा सा वर देखना चाहिए, या फिर अगर आप लड़की हैं तो वर देखा जाएगा, अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए बेटा एक बढ़िया सी वो देखी जाएगी, लड़की देखी जाएगी, ठीक है ना, जो आपकी जिंदगी आके तबाह कर देगी। खैर आगे बढ़ते हैं, उन सब बातों पे नहीं जाते। अब होता क्या है, बाहर से आप शादी करके किसी को अंदर लाते हो, मतलब घर में लाते हो, तो दुल्हन लाते हो, ये लड़कों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन आप लड़की को उसके घर से लेके आते हो, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब समझे आप? लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है। अच्छा, वो ही तो है, इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ रहा है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन आपके घर आ रही है वो, जो भले आपकी जिंदगी को तबाह कर देगी, लेकिन वो घर आ रही है आपके, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आ रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर घर के अंदर ला रहे हो तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना? आपके सर पे बाल रहे ना रहे पता नहीं, ठीक है? इसलिए बहुत एनर्जी रिलीज हो जाता है पहले ही। भाई शादी होगा, धूमधाम मचेगा, आप लोग तैयारी करोगे, रिसेप्शन की तैयारियां होंगी, खूब पैसे खर्च होंगे,
वैसे भी ये सब चीजें पैसे की ही गेम होता है, ठीक है ना। पैसे बहुत खर्च होंगे, एनर्जी बहुत रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन जब होगा, जब कोई अंदर आएगा, घर में आएगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आप खुशियों में पटाखे फोड़ोगे, अरे वाह शादी हुई, मजा आ गया। और ये भाई साहब 1 साल बाद फिर लगेगा कि कितने अच्छे थे हमारे पुराने दिन। फिर याद आएंगे कॉलेज वाले दोस्त, फिर याद आएंगे स्कूल वाले दोस्त, फिर याद आएंगे कि यार एक काम करते हैं ना, उत्तराखंड में पहाड़ों पे चलते हैं, उधर अच्छा है क्योंकि वहां अकेलापन है ना। खैर मैं अपनी एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, ये गधे लिख रहे हैं एक्सपीरियंस। चलो इधर आओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, आइए। जब आप इलेक्ट्रॉन को अंदर ला रहे हो, एटम के अंदर ला रहे हो, शेल में ला रहे हो, क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जनरली एनर्जी रिलीज होगा। इन जनरल इलेक्ट्रॉन, इन जनरल, तो जनरल घर में क्या होता है, इन जनरल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट electron gain enthalpy is exothermic. First electron gain enthalpy is exothermic. Energy is released. First electron gain enthalpy is exothermic. वहां पे भाई साहब एनर्जी रिलीज होता है। इन जनरल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी बेटा रिलीज होता है। मजा आ गया। लेकिन ग्रुप 18 खास है ना। ग्रुप 18 भाई साहब पहले से स्टेबल है। NH2NP6, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, ऑक्टेट कंप्लीट। तो भाई साहब ये तो स्टेबल है ना। इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, इन जनरल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज्ड। बट चूंकि ये स्टेबल है, चूंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। अब भाई जिसकी शादी हो गई वो क्यों करेगा दूसरा, हालांकि आप लोगों के मन पे डिपेंड करता है। बट अब ये स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, देयरफॉर इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान दीजिए, क्योंकि ड्यू टू ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि भाई साहब इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। इट हैज, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओ ओ ओ, शानदार। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों, अरे यार अब जनरली यार एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होता है, यहां पे डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, बट डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। बट ग्रुप 18 एलिमेंट्स चूंकि इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो डेल्टा एच हो गया पॉजिटिव। हाँ जी, ठीक है जी, आगे कर ले जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बड़ा सिंपल है, आपका हर एक पॉइंट अभी तक कवर है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी सिंपल। देखो, मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, बोथ आर सेम। अच्छा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने शायद सुना होगा, इट डिपेंड्स ऑन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई MP and BP depends on van der Waal force of attraction, depends on van der Waal force, और van der Waal force directly proportional to molecular weight, van der Waal force directly proportional to molecular weight। van der Waal force जो होता है वो molecular weight के directly proportional होता है, मतलब कि आपके पास आ जाएगा हीलियम, फिर आ जाएगा नियॉन, फिर आ जाएगा आर्गन, then we have krypton, then we have xenon, then we have radon। जैसे जैसे नीचे जाओगे मोलिकुलर मास बढ़ेगा, अरे वैन डर वाल बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, दोनों का ऑर्डर सेम है। आगे बढ़ सकते हैं क्या, अगले उस पे आ जाइए। सारा चीज कवर हो गया भाई। देखिए इसको आराम से दिल थाम के देखिएगा, दिल पे हाथ रख लीजिए। कुछ कुछ होता है भाई, एटॉमिक नंबर पता है, मास पता है, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया, आयनेशन एनर्जी पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन गेन पढ़ लिया, डेंसिटी, डेंसिटी आपके ये वाला ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये नहीं करना है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमने कर लिया है, एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट नहीं करना है। चमका कि नहीं चमका? एनसीईआरटी का हर लाइन जहां से सवाल बन सकते हैं वो कवर्ड है। आगे बढ़े, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं यार, जो आपका ग्रुप 18 एलिमेंट है, जो इनर्ट गैस है, जो नोबल गैस है, दे आर जनरली अनरिएक्टिव।
बड़ी अच्छी चीज यहां पे बताऊंगा। जनरली दे हैव जनरली दे आर अनरिएक्टिव। ऐसा क्यों? ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर जनरली अनरिएक्टिव बिकॉज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर जनरली लेस रिएक्टिव। जनरली क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सर्टेन कंडीशंस में आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई वो रिएक्शन करते हैं। जनरली वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है। पहला रीजन बिकॉज ऑफ पहला आ जाएगा स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। हाँ जी, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर जनरली वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, बिकॉज ऑफ स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर जनरली वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ या ना? चलिए सर, स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। नेक्स्ट, हाँ जी, स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नाउ लेट्स गो हियर आल्सो कि सर इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना भाई। सब इसके बाद देखो, इस पर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। हाँ सर, अभी बताया था स्टेबल है ना, इसलिए। साथ में देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छी होती है, एनर्जी निकल जाए तो स्टेबिलिटी आती है। एनर्जी रिलीज से जितना एनर्जी कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये भी ठीक नहीं है। और कुछ छूटा, हाई इनेशियल एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए, इस वजह से ये अनरिएक्टिव होता है जनरली। लेकिन एक भौकाल मचा, एक कहानी सुनाता हूं, खोपड़ी खोल के सुनना पड़ेगा। रेडी है? कहानी सुनाता हूं बेटा, खोपड़ी खोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या खोलना पड़ेगा? खोपड़ी खोलो। अब देखो, खोपड़ी खोलो मेथड मैं बता रहा हूं आपको, खोपड़ी खोल के सुनना है, ठीक है। क्या है खोपड़ी खोलने वाला मेथड? क्या है, ध्यान दीजिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बार्लेट। क्या था बेटा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, नील बार्लेट, ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट को हम इज्जत दे देते हैं, नाम लिख लेते हैं। तो सर ये साइंटिस्ट साहब थे नील बार्लेट, तो इनको लिखा जाता है नील बार्टलेट लिखा जाता है, बट टी साइलेंट है, ठीक है। अब नील बार्लेट एक साइंटिस्ट थे जो लेबोरेटरी में कोई और कंपाउंड बना रहे थे, अपना अलग काम कर रहे थे। तो नील बार्लेट ने एक कंपाउंड बनाया अपने आप ही। वो बेचारे अपना कोई रिएक्शन कर रहे थे, अपना कोई रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने एक कंपाउंड बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस। वो अपना अलग से अपना कोई कंपाउंड बना रहे थे, O2 प्लस PtF6 माइनस। भाई ये कंपाउंड जो है वो रेड कलर का कंपाउंड था, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। अब एक्सीडेंटली का मतलब उनको रिएक्शन करते करते उनको चमका एक चीज, उन्होंने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग यार, वो अपना कंपाउंड ये बना रहे थे, वो बन भी गया, रेड कलर का कंपाउंड भी बन गया, तो सक्सेसफुल हो गए। अब लेकिन साइंटिस्ट को होता है कीड़ा है, तो अब करेगा यार इसमें और क्या हो सकता है, ये तो बन गया, अब और सोचो। तो जब ये सोच रहे थे तो O2 से O2 प्लस बनाने में जो एनर्जी लग रही थी वो लग रहा था 1175 किलोजूल पर मोल। डेटा याद नहीं रखना है, खाली खोपड़ी खोल के सुनना है। और इन्होंने देखा कि जो जेनॉन है हमारा, वो जेनॉन से जेनॉन प्लस बनाने में जो एनर्जी है वो लग रही है 1170 किलोजूल पर मोल। अरे यार गजब हो गया। ध्यान दीजिए, नील बार्लेट एक साइंटिस्ट थे जो कोई अदर से कोई रिएक्शन कर रहे थे, वो उस पे रिएक्शन कर ही नहीं रहे थे बेचारे, ये उस पे इनर्ट गैस पे, बट एक्सीडेंटली इन्होंने पाया ये कंपाउंड बन चुका था। अब वो कीड़ा था उनके अंदर की, और क्या हो सकता है, तो उन्होंने देखा कि यार O2 से O2 प्लस बनाना हो तो इतना एनर्जी लग रहा है, जेनॉन से जेनॉन प्लस बनाना है तो इतना एनर्जी लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ये नील बार्लेट ने देखा। अब भाई साहब इन्होंने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 से O2 प्लस एंड जेनॉन से जेनॉन प्लस आर सेम। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 से O2 प्लस एंड जेनॉन से जेनॉन प्लस आर सेम। O2 से O2 प्लस एंड जेनॉन, तो फिर क्या करेंगे यार,
O2 से O2 प्लस PTF6 माइनस बन गया, जेनॉन से जेनॉन प्लस PTF6 माइनस बन गया। फिर सोचा अगर ये बन सकता है तो क्या ये बन सकता है Xe प्लस PTF6 माइनस, और सरप्राइजिंगली पता चला सर बन क्या सकता है, बन चुका है, और वो भी रेड कलर। नील बार्लेट हाहाकार मच गया भाई साहब, इनर्ट गैस भी रिएक्शन देता है। अरे यार गजब हो गया। यही मैंने पहले बोला था, अगर आप सुटेबल कंडीशन लेके आओ तो इनर्ट गैस भी रिएक्शन करता है। हाँ या ना, सिलेक्शन होता है अगर आप सुटेबल चीज पढ़ो तो। अगर आप हो हल्ला में पढ़ोगे, रैट रेस में जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। यही चीज है भाई। नील बार्लेट को बहुत सारे लोग वो प्रशंसा करने लगे, गजब हो गया, गजब हो गया। और ये बात सच निकली कि जेनॉन भी कंपाउंड बना सकता है। आपके पास जेनॉन कैन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड, ठीक ना, जेनॉन कैन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड। हीलियम आज तक कोई कंपाउंड नहीं बनाया, नियॉन आज तक कोई कंपाउंड नहीं बनाया, आर्गन आज तक कोई कंपाउंड नहीं बनाया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ने कंपाउंड बनाए हैं, अभी हमें पढ़ना भी है। उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ने कंपाउंड बनाए हैं, वो हमें पढ़ना भी है, ठीक है ना। ऑर्गेनिसॉन की हमें स्टडी नहीं करनी है। अब समझिए, रेडॉन और क्रिप्टन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लो। क्रिप्टन दुनिया में केवल एक कंपाउंड बनाता है, वो है KrF2। क्रिप्टन ओनली फॉर्म्स KrF2। देख लीजिए, क्रिप्टन KrF2 ओनली, दुनिया में केवल एक कंपाउंड बनाता है KrF2। उसी तरह रेडॉन जो है वो भी दुनिया में केवल एक कंपाउंड बनाता है RnF2। फिर बोल रहा हूं कि इनर्ट गैस भी रिएक्शन करता है अगर सुटेबल कंडीशन दिया जाए तो। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। और रेडॉन की जो बात है और क्रिप्टन की बात है, वो दुनिया में केवल एक कंपाउंड बनाते हैं, पता है कौन? सर KrF2 और RnF2। डर तो नहीं गए? चलो आओ इधर आओ। तो सर क्रिप्टन फॉर्म्स KrF2, रेडॉन फॉर्म्स RnF2, और जेनॉन बहुत सारे कंपाउंड बनाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे। तो नील बार्लेट साहब को हम आज रात में सोने से पहले बहुत ज्यादा कोसेंगे इनको। पता है क्यों? अरे सर आपके चक्कर में जेनॉन भी रीअप पढ़ना पड़ रहा है यार। क्या होता है, इस यही पे छोड़ देते यार, हमारे बच्चों का भला होता। लेकिन नहीं, साइंटिस्ट का कीड़ा अंदर है, वो कीड़ा काट रहा है कि कुछ नया करना है, नया करना है, कर दिया इन्होंने। Xe प्लस PTF6 माइनस, रेड कलर का कंपाउंड बना दिया। अब चलो भाई, अब यहां तक पता चल चुका है कि सर जेनॉन का कंपाउंड्स आगे आके पढ़ना है। तो चलिए जेनॉन के कंपाउंड्स की हम बात करें। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, KrF2 बनता है और भाई साहब RnF2 बनता है। चलिए इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट। चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल गैस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? इन टेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। इन टेक्स्ट क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं। बहुत बढ़िया, यहां तक सारे का वर्ड है यार। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है क्या? चलो, नोबल गैस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? नोबल गैसेस का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नोबल गैस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज नोबल गैस है वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है भाई। बिकॉज दे हैव वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज दे हैव वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि भाई साहब इनर्ट गैस में सबसे वीकेस्ट वंडरवाल फोर्स लगता है, वीकेस्ट फोर्स लगता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। और हमें पता है वंडरवाल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट है, इसका सीधा सीधा मतलब है सर हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टन आ गया, जेनॉन आ गया, रेडॉन आ गया, तो सर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले देख भी चुके हैं, ठीक है। इनटेक्स्ट क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया। क्योंकि इसमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कमजोर है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, वही केमिकल प्रॉपर्टीज आपका हो चुका है, वही जेनॉन फ्लोरीन वाला, ठीक ना। केमिकल प्रॉपर्टीज आपका हो चुका है जेनॉन और फ्लोरीन वाला। चलिए अब एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और चीज ऐड करेंगे हम, यहां पे एक और चीज ऐड करेंगे, नोट नोट नोट। सर जो इनर्ट गैस है वो रिएक्शन तो करता नहीं है जनरली। अब जनरली रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन अगर करेगा भी तो अदर एलिमेंट से बनेगा, मतलब जेनॉन और फ्लोरीन का कंपाउंड बनेगा, जेनॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनेगा।
आपने ऐसा नहीं सुना होगा कभी कि जेनॉन जेनॉन मिलते हैं, हीलियम हीलियम मिलेंगे, क्रिप्टन क्रिप्टन मिलेंगे, नहीं। अगर इनर्ट गैस रिएक्शन करेगा भी तो वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाएगा, ओनली ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से भी नहीं बनता। ठीक है, तो जेनॉन की केवल और केवल कंपाउंड्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बनती है, वो आगे आके पता लगेगा। तो नोट सर, ये पहले तो मोनो एटॉमिक है, मतलब Xe2 नहीं बनेगा, Rn2 नहीं बनेगा, Kr2 नहीं बनेगा, N2 बनेगा। N2 तो बनता है ना, वैसे ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये मोनो एटॉमिक है। और सर जब ये रिएक्शन करता ही नहीं है, जब आप मान लो कोई ऐसा इंसान हो जिसकी शादी नहीं हुई है, अब शादी नहीं हुई उसकी, तो उसके जीवन में कोई रंग नहीं है। होली के दिन भी बेचारा हमारे जैसे खुला शक्ल के साथ घूमता रहता है, कोई रंग नहीं है। सर रिएक्शन करेगा तब तो रंग आएगा, रिएक्शन है ही नहीं, कलरलेस, कोई स्वाद नहीं है। अरे नीरस जिंदगी चल रही है भाई, इसलिए ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी डॉक्टर बनिए, वरना भाई साहब दोनों मिलके जो अभी चल रहा होगा ना निब्बा निब्बी, भाई साहब ये सब पंचर लगाओगे जाके आगे कि हाँ 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए में पंचर लग रहा है, इधर आ जाओ फिक्स कराओ जाओ, है ना। बस स्टैंड पे 10 रुपए में छोले भटूरे, 10 रुपए में कुरकुरे, है ना। ये सब नहीं करना है बात है, तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनके कलरलेस जिंदगी नहीं बनानी है, कलरफुल जिंदगी बनानी है, टेस्टफुल जिंदगी बनानी है ना। और जब ये सब नहीं है तो जिंदगी में कोई सुगंध भी नहीं है, आपके ऑर्डरलेस चल रहा है क्योंकि रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने लिख लिया है, वही नील बार्लेट वाली कहानी है, तो हमने पहले ही कर लिया था, फिजिकल में ही कर लिया था। चलिए अब आते हैं जेनॉन एंड फ्लोरीन के कंपाउंड्स। अब आते हैं बच्चे जेनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो जेनॉन जो है वो F2 के साथ रिएक्शन करेगा, 1 मोल F2। जेनॉन जो है वो 2 मोल F2 के साथ भी रिएक्शन करेगा। जेनॉन जो है वो 3 मोल F2 के साथ भी रिएक्शन करेगा। और अभी एक एक करके हम बताते हैं कि क्या वो रिएक्शन करेगा, एक एक करके हम बताएंगे कि क्या वो रिएक्शन करेगा। आइए, जेनॉन और F2 सामने सामने आके XeF2 करेगा, जेनॉन और 2F2 बेटा XeF4 करेगा, और जेनॉन और 3F2 बेटा XeF6 करेगा। बहुत शानदार, XeF6 है ना, XeF2 XeF4 XeF6 करेगा, बिल्कुल सही है। चलिए, लेकिन पता है क्या, ये दोनों जेनॉन भी गैस, क्योंकि मैंने पहले ही सबसे पहले पेज पे लिखा है कि गैस है। फ्लोरीन ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ गैस, अभी हम हैलोजन फैमिली में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो बनते हैं ना जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, दे आर सॉलिड इन नेचर। जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड जो हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जल्दी टूटेंगे नहीं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जिंदगी में भाई साहब ये कलरलेस होंगे, एनसीईआरटी में जो लिखा है पूरा लिख देता हूं डॉट बाय, कलरलेस होंगे क्योंकि सर इनर्ट है ना, रिएक्शन नहीं करेगा ना, रंगहीन होगा। आप भी जिंदगी में रंगहीन ना रहना। वीटी सर पछता रहे है ना, पछता तो नहीं रहे, क्या बताऊं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। सर कहा जाता है ये जो XeF2 XeF6 बन रहा है, इसमें जेनॉन और फ्लोरीन का जो रेशियो है वो 1:5 रेशियो है। जेनॉन और फ्लोरीन का जो रेशियो है वो 1:5 रेशियो है। जेनॉन फ्लोरीन का रेशियो 1:5 रेशियो। जो यहां पे जेनॉन और फ्लोरीन का रेशियो है भाई ये 1:20 रेशियो है, तो जेनॉन और फ्लोरीन का रेशियो जो है वो 1:10 रेशियो है। बहुत बढ़िया, 1:5 रेशियो 1:20 रेशियो, मजा आ गया। ओके, यहां जेनॉन फ्लोरीन का सेकेंड रिएक्शन में XeF2 जब बनना है तो जेनॉन एक्सेस में लेना पड़ा था, जब XeF2 बनना है तो जेनॉन एक्सेस में लेना पड़ा था, जब भी आपके पास जेनॉन एक्सेस में लेना पड़ा था। एक सेकेंड, ठीक है ना, एक्सेस EXCESS। चलिए यहां पे तो एक्सेस में लिया जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देकर पढ़ाऊंगा। सबसे पहले वाले में सबसे ज्यादा लगता है 873 केल्विन, उससे थोड़ा सा कम आता है सर 200, क्योंकि 2 मोल हो रहे हैं तो 200 कम कर दो, 673 केल्विन। 873 सबसे ज्यादा लगता है, फिर 673, 200 कम कर दिया, 2 मोल है 200 कम कर दिया। अब यहां पे सर 3 मोल अब कम नहीं कर, यहां पे 1 मोल 573 केल्विन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। प्रेशर भी जो है वो यहां पे 1 बार लेना पड़ेगा, यहां पे प्रेशर जो होता है 7 बार लेना पड़ेगा, और यहां जो प्रेशर होता है वो भाई 60 to 70 बार होता है। समझे बात को। और ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर VVIP एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये वाला प्रेशर पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब प्रीवियस ईयर जब मैं बोलता हूं इट मींस
या तो वो जेई मेंस होगा या तो वो नीट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के प्रीवियस ईयर आपको करने चाहिए, दोनों के। जेई मेंस के प्रीवियस ईयर मैं आपके नीट में बहुत सारे दिखा सकता हूं, तो पिछले 5 साल या 6 साल के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर करके जाने चाहिए, ठीक है। चलिए खैर, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स के बाद आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस। जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स के बाद हम आते हैं जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। फ्लोरीन वाला हो गया, अब हाइड्रोलिसिस पे आते हैं। आइए देखो, ये जो हमने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि XeF6 आप बना पाओगे, हां सर सॉलिड है ये, बिल्कुल सही। जेनॉन XeF6 जो है वो सॉलिड है, जेनॉन XeF6 जो है वो सॉलिड है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब बताओ यार, हाइड्रोलिसिस का मतलब बता दो। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी से रिएक्शन। अगर मैं 1 मोल वाटर लेता हूं तो क्या बनेगा, अगर मैं भाई 2 मोल वाटर लेता हूं तो क्या बनेगा, और अगर मैं 3 मोल वाटर लेता हूं तो क्या बनेगा, हाउ इट इज फॉर्म्ड। और अगर मैं 3 मोल वाटर लेता हूं तो क्या बनेगा, वेरी गुड। अब मैं बिना रटे आपको रिएक्शन दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। कितने HF बना सकते हो देख लो, तो 2 HF बना सकते हो, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम HF जो आप बना, जितने हाइड्रोजन है उतने HF बना दो, तो जितने भी हाइड्रोजन है उतने HF बना दीजिए, जितने हाइड्रोजन है उतने HF बना दीजिए, तो जितने भी हाइड्रोजन है उतने HF बना दीजिए, जितने भी हाइड्रोजन है उतने HF बना दीजिए, तो जितने हाइड्रोजन है उतने HF बना दिया। अब जो बच गया वो रिमेनिंग प्रोडक्ट, क्या बचा ध्यान दीजिएगा, Xe बचा है यहां पे सर, लेफ्ट हैंड साइड में Xe बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, हां जी सर, 4 फ्लोरीन बचा है, क्योंकि 2 तो HF बन चुका है, तो XeOF4 वही प्रोडक्ट बना। जो बच गया यही है आपका प्रोडक्ट XeOF4। बिना रटे रिएक्शन देख लीजिए फिर से। सर आपने HF तो बना दिया, जो बच गया क्या बचा है, तो एक जेनॉन बचा है। कितने ऑक्सीजन बचे, 2 मोल वाटर है भाई, तो 2 ऑक्सीजन बचे। अच्छा कितने फ्लोरीन बचे, तो सर 4 फ्लोरीन निकल चुका है, तो XeO2F2 इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना। बैलेंसिंग इज नॉट नेसेसरी, बैलेंसिंग आएगी तो रेडॉक्स आपने पढ़ा है, कर लोगे आप। फिर आ जाओ सर, यहां पे आ जाओ, तो सर सारे के सारे फ्लोरीन खर्च हो चुके हैं, XeO3 बच रहा है, बिल्कुल देख लो सामने, तो द फाइनल प्रोडक्ट इज XeO3, हाँ या ना। आपने जितने हाइड्रोजन थे उतने HF बना लिया क्या, जो बचा वो तो सेकंड प्रोडक्ट है, बना लिया क्या, मजा ही आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। सर जी सर जी सर जी, क्या ही जबरदस्त, ओहो वीटी सर से यही तो फायदा है, रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, मेजॉरिटी में आपको यहीं पे समझा दूंगा। तो इनऑर्गेनिक समझने का है, रटने का नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहां तक हो चुका है, आपको छूटा तो नहीं है, नहीं छूटा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। देखिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया XeF2 का भी हाइड्रोलिसिस कराना है, XeF4 का भी हाइड्रोलिसिस कराना है, XeF6 का भी हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है ना। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपको यहां पे कराना है पूरा पूरा। अब ध्यान दीजिए कैसे करना है, बिना रटे ये भी कराऊंगा, बिना रटे ये भी कराऊंगा, होगा बड़े अच्छे से होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, सर प्यार से समझेंगे क्या, सर 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 प्यार से समझेंगे क्या, प्यार से ये समझेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास अभी अभी थोड़ी देर पहले XeO3 + 6HF। प्यार से समझेंगे क्या, XeO3 बनेगा और 6HF का फॉर्मेशन हो गया, हाँ या ना। जेनॉन ऑक्साइड्स और 6HF का फॉर्मेशन हो गया, बहुत बढ़िया। अब XeOH2O में क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, Xe + वाटर। सर 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 XeF2 जो होता है, तो मैं क्या कह रहा हूं सर, यहां पे HF तो बनेगा ना, इनफैक्ट 2 मोल HF बनेगा, हां सर 2 मोल HF बन रहा है क्या। फिर क्या होता है, जेनॉन अलग और O2 अलग। आप ये वाला कंपाउंड कभी नहीं बना सकते XeO, रिमेनिंग प्रोडक्ट बनाना है ना भाई, पहले जितने हाइड्रोजन थे उतने HF बना दो। XeO कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए जेनॉन अलग और O2 अलग। क्या मैंने बोला, फिर से देखिएगा, ये हमें ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ऊपर वाला मैं डिस्कस कर रहा हूं। XeO कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनो एटॉमिक कभी भी नहीं दिखेगा आपको। मोनो एटॉमिक मतलब दोनों एटम मोनो एटॉमिक नहीं हो सकते, इसे रिलेट कर सकते हैं। तो जेनॉन अलग O2 अलग, याद करने का तरीका है कोई। चलो नेक्स्ट। अब XeF4 देखो बड़ा सिंपल है, जो जो आया है इन दोनों में सब आएगा XeF4 में। मतलब सर Xe आया है Xe भी आएगा, XeO3 भी आया XeO3 भी आएगा।
सर HF भी है, HF भी आएगा, सर O2 भी आए, O2 भी आएगा, ऑल इन दोनों को मिला दिया जाए तो XeF4 आ जाएगा। तो दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो कितना सही ज़ेनॉन आपका आधे घंटे के अंदर अंदर याद हो रहा है, लगभग 1 घंटे होने वाला है, खैर कोई बात नहीं। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के बाद नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर करेंगे और इसको एंड करेंगे। आइए स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं, थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग की फील ले जाइए अगले 10 मिनट में। सबसे पहले हमें बेटा XeF2 का स्ट्रक्चर बनाना है, पहले आप कोशिश कर लो। दूसरा भाई साहब XeF4 दिया है एनसीईआरटी में, कर लेते हैं। तीसरा चल लो सर, तीसरा आ जाओ, XeF6 एनसीईआरटी में दिया है, मजा ही आ जाएगा, XeF6, ठीक है। ये तीनों करते हैं, पहले ये तीनों करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए सर देखो कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ज़ेनॉन में, हाँ सर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 2 बॉन्ड बन गया क्या? हाँ यार 2 बॉन्ड बन गया। तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना सर। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब यहां से कैलकुलेट करोगे तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर हो गए सर। 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर का मतलब, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर का मतलब 5 हो गया क्या? 5 स्टीरिक नंबर का मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3d पता है क्या? हाँ, sp3d मतलब ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ज्योमेट्री है बाइपिरामिडल, पी बाइपिरामिडल। ओके बच्चों थोड़ा इधर आओ सर। ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट एनसीईआरटी में ज्योमेट्री ना देके शेप दिया है। अभी शेप बिना रटे समझाता हूं, आओ सर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरह से रहता है, ज़ेनॉन बीच में रहेगा, ट्राइगोनल ये रहता है, और बाइपिरामिडल का मतलब एक ऊपर और एक नीचे पिरामिड होता है, ठीक है। 3 लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा बेटा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर रखते हैं। ये वाला बॉन्ड एंगल 120 होता है, इसलिए लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर रखते हैं। सर ये केमिकल बॉन्डिंग में बिना रटे ज्योमेट्री शेप मैं ही समझा सकता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब लोन पेयर छुपा दो तो शेप निकल आएगा बेटा। XeF2 इज अ लीनियर शेप, ज्योमेट्री इज भले ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट द शेप इज लीनियर शेप। शेप कैसे निकालते हो? लोन पेयर छुपा डालो, शेप निकाल डालो। बात समझ में आया क्या सर? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ेनॉन के पास, 2 से बॉन्ड बन गया तो बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 2 बॉन्ड बने मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बने, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर है तो 6 का 3 पेयर बन गया। टोटल करोगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकल आएगा। अब हमें पता है उस ज्योमेट्री में 2 सिग्मा बॉन्ड है F और F, और 3 लोन पेयर है। लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर रखते हैं। तो सर ज्योमेट्री हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन से, शेप हम पता कर लेंगे। सर लोन पेयर छुपा दो शेप निकल आएगा, लोन पेयर छुपाने से XeF2 का शेप निकल आया। वाह 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 वाह, मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया। अरे इसी लगे हाथों अगर मैं XeF4 कर दूं तो आ जाओ सर, XeF4 कर देते हैं। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 4 बॉन्ड बन रहा है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए यहां पे, हाँ जी। तो सर बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 लोन पेयर बना रहे हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ? 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर का मतलब हो गया 6 का मतलब हो गया भैया sp3d2। तो भाई ज्योमेट्री तो हम निकाल ही सकते हैं, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। एनसीईआरटी ने शेप दिया है, अभी निकालते हैं, रुक जाओ। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? तो सर ज़ेनॉन बीचों बीच होगा। ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए स्क्वायर बनाइए, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। सर XeF4 है तो दिस इज XeF4 है, तो ये बच्चे फ्लोरीन है, ये बच्चे फ्लोरीन है, ये बच्चे फ्लोरीन है, ये बच्चे फ्लोरीन है, और 2 लोन पेयर आ गया। 2 लोन पेयर का मतलब है एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां, ध्यान दीजिएगा। 2 लोन पेयर का मतलब है सर एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या बोला सर, सारे 90 है तो कहीं भी आप रख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? लोन पेयर छुपाओ, तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ, लोन पेयर छुपाओ शेप पाओ। तो बेटा जो शेप है वही एनसीईआरटी में लिखा है, स्क्वायर प्लेनर। एकदम चमका होगा। रे बच्चों क्या मैं XeF6 भी करा दो? XeF6 फिर से देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया, तो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन।
2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। अच्छा, 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर का मतलब 7, 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर का मतलब 7, 7 का मतलब आपके पास हो जाएगा sp3d3, 7 का मतलब हो गया आपके पास sp3d3। अब sp3d3 कुछ इस तरीके से है, दिस इज sp3d3, ये आपके पास आ जाएगा sp3d3। अच्छा, यहां पे आपके सामने आ जाएगा जेनॉन, बीचों बीच आ जाएगा जेनॉन। अब देखो 6 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है, बहुत सही। तो जब भी sp3d3 में एक लोन पेयर आता है, sp3d3 क्या होता है, ज्योमेट्री इज पेंटागोनल, ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये पेंटागन बन गया और उसके ऊपर और एक नीचे बन गया, तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब ध्यान से देखोगे क्या, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के बाद जब मैं इस लोन पेयर को छुपाता हूं तो क्या बनेगा, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 7 में से एक कम कर दिया तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। 7 में से लोन पेयर छुपा दो तो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है क्या, लोन पेयर छुपा दो, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, हाँ या ना। 7 में से एक लोन पेयर छुपा दो, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d3 में एक लोन पेयर छुपा दो तो ये ऑक्टाहेड्रल, मुड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल लगता है। ठीक है ना, चलिए XeF6 भी हो गया। बाकी के ओनली 3 रिएक्शंस और हैं आपके पास, बाकी ओनली 3 रिएक्शंस और हैं, वो भी हम कर लेते हैं इसी में। 3 कंपाउंड्स और हैं, XeOF4, XeO2F2 एंड XeO3। XeOF4, XeOF4, XeO2F2 एंड XeO3। चलिए ये 3 है। अब तीनों करते हैं, इसका ज्योमेट्री, शेप, लोन पेयर सब निकालते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में जो दिया है। तो देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से यहां पे देखो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और ये 4 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन। ओके, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और फ्लोरीन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर टोटल आप देखोगे तो 6 बॉन्ड बन चुके हैं, लेकिन ध्यान दो यहां पे केवल 5 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सर जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा एक पाई बन रहा है, तो हमें केवल हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है, पाई बॉन्ड नहीं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है यार। 8 में से 6 निकल गया तो सर 2 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब एक लोन पेयर। 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर का मतलब हो गया 6, 6 का मतलब हो गया बेटा आपके सामने sp3d2। 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर का मतलब हो गया 6, 6 का मतलब हो गया sp3d2। sp3d2 का मतलब हो गया सर जेनॉन को बीचों बीच रखो। sp3d2, तो अरे ज्योमेट्री थोड़ा आगे करके लिख देते हैं, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, XeO4, तो 4 फ्लोरीन है, चारों को भाई 4 कॉर्नर पे रख दो, XeO4 हो गया। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है और नीचे की तरफ बेटा एक लोन पेयर आ रहा है, नीचे की तरफ एक लोन पेयर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसका शेप क्या बना, लोन पेयर छुपाने के बाद स्क्वायर और पिरामिड दिख रहा है क्या, लोन पेयर छुपाने के बाद स्क्वायर और पिरामिड दिख रहा है, तो बेटा जो शेप होगा बिना रटे शेप कैसे निकलेगा, स्क्वायर पिरामिडल। अरे यार इनऑर्गेनिक पढ़ना बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। तो अब मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाता हूं ना तो इसके 50 एग्जांपल कराता हूं एग्जाम में, सॉरी क्लास में, और 50 एग्जांपल के बाद बच्चा बोलता है गुरु अब तो छोड़ दो यार, अब नहीं यार, अब हमको रटे जा रहा है, अब नहीं यार, अब उगले जाऊंगा मैं। इसलिए उस तरह से पढ़िए जिस तरह से भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मेजॉरिटी में बिना रटे इनऑर्गेनिक को समझने की कोशिश करिए, मजा आएगा। और अभी हमने ऑर्गेनिक का तो गेम अभी आपको दिखाया नहीं है बहुत सारे लोगों को। आइए, XeO2F2 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर ये देखोगे ये 4 बॉन्ड बनेगा, लेकिन 2 ही सिग्मा बॉन्ड है उसमें, और यहां पे 2 बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने में, 2 + 2 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन भाई 4 और 4 8 बॉन्ड बन चुके हैं, मैंने क्या बोला, 4 और 2 6 बॉन्ड बन चुके हैं भाई, टोटल 6 बॉन्ड बन चुके हैं जिसमें से 4 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 6 बॉन्ड है जिसमें से 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 8 और 6 बॉन्ड बन चुका है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, मतलब एक लोन पेयर है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, इसका मतलब हो गया सर 5, 5 का मतलब हो गया sp3d, sp3d का मतलब हो गया आपके पास ट्राइगोनल, sp3d का मतलब हो गया आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d का मतलब हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके,
XeO2F2 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बेटा जेनॉन बीचों बीच है ना, जेनॉन बीचों बीच है XeO2F2 में। अब देखो सर, दो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या बना रहा हूं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरह से बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये रहा। कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, खट से रख दो। XeO2F2 है तो एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां। XeO2F2 है तो एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, XeO2F2। बात समझो, XeO2F2 है, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां। अब इसका शेप दिखाता हूं। ज्योमेट्री तो अपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देख लिया, अब इसको शेप दिखाता हूं। भाई लोन पेयर छुपाओ, लोन पेयर छुपाया, क्या दिख रहा है? अब लोन पेयर छुपाया, थोड़ा सा इसको मोड़ के ऐसे करो, ध्यान दो, फ्लोरीन को हैंडल बनाओ और इसको मोड़ के ऐसे कर दो तो कुछ इस तरह से दिखेगा यार, है ना। याद करो, इधर बैठा है एक निब्बा और इधर बैठी है एक निब्बी। भाई साहब इसको बोलते हैं सीसॉ। जब ये नीचे तो ये ऊपर, और जब ये ऊपर तो भैया ये नीचे। याद है पार्क में बच्चे खेलते हैं भाई, तुम जैसे लोग नहीं। तो यहां पे इसको बोलते हैं हम सीसॉ शेप। अब सीसॉ शेप कैसे चमक रहा है? सीसॉ शेप भैया इसे चमक रहा है कि कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया। हाँ सर, लोन पेयर छुपाओ और इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करो, मतलब इसको घुमा के देखो। तो घुमा के देखोगे तो जो सी सॉ शेप दिख रहा है ना, सी सॉ। अब आ जाओ XeO3 पे। XeO3 भाई साहब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड। पर ध्यान दीजिए, 6 बॉन्ड तो बन रहा है बट केवल 3 सिग्मा बन रहा है। तो बचे हुए 8 में से 6 गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हुए? अरे रुक भाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 3 + 1 4 हो गए। 4 का मतलब आपके पास sp3 आ गया। XeO3 की बात करो तो जेनॉन है, 4 बनाना है, टेट्राहेड्रल ये होता है। एक लोन पेयर आ जाएगा, ये रहा। XeO3 की बात करता हूं, डबल बॉन्ड हो, नीचे डबल बॉन्ड हो, राइट साइड में डबल बॉन्ड हो। सर जब आप इसको छुपाओगे तो ये पिरामिड दिख रहा है क्या? जब आप इसको छुपा रहे हो तो ये पिरामिड की तरह दिख रहा है क्या आपको? यस। जब आप इसको छुपा रहे हो तो शेप इज पिरामिडल। जब आप इसको छुपा रहे हो तो शेप इज पिरामिडल। दैट्स इट। और आपका हैलोजन कह रहा हूं, इनर्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो आज क्लास 12 पी ब्लॉक भी आपका हुआ और आपके पास वो भी आ गया है क्या, प्रैक्टिस सेशन भी आपका हुआ है। बहुत अच्छा। लास्ट में बस 2 हैं। जेनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर टू फॉर्म केटाइनिक स्पेसी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका जेनॉन फ्लोराइड है XeF2, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन आप कर रहे हो SbF5 से, और इसके रिएक्शन आप कर रहे हो SbF5 से, तो ये क्या होते हैं? दे आर एक्सेप्टर्स। तो SbF6 माइनस बनाते हैं प्लस XeF प्लस। तो यही कह रहा है कि जेनॉन फ्लोराइड अगर एक्सेप्टर से करे, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से, तो आपके ये रिएक्शन होगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक और होता है इसी फैमिली का, PF5 से भी अगर आप रिएक्शन कराते हो XeF2 की, तो ये फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेता है और बना लेता है आपके सामने PF6 माइनस और XeF प्लस। ओके अमेजिंग, मजा आ गया। ओके अमेजिंग, मजा आ गया। Xenon fluoride reacts with fluoride ion acceptor to form cationic species। अगली बार मूव कर जाते हैं to form cationic species, अगली बार मूव कर जाते हैं। This is XeF2 and this is XeF2 का। नेक्स्ट आते हैं सर फ्लोराइड आयन डोनर से करो। तो देखो अगर हमारे पास MF से रिएक्शन करता है, बट ये रट्टाफिकेशन रिएक्शन है, XeF6 की रिएक्शन करा दो, ठीक है ना, ये रट्टाफिकेशन है। चलो अब ये क्या होते हैं? दे आर डोनर्स, फ्लोराइड आयन डोनर। ठीक है, अब फ्लोराइड आयन डोनर क्या करेगा? FCF7 माइनस, XeF7 माइनस, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए मेटल यहां पे आ जाएगा प्लस। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है ना, मेटल क्या हो सकता है? तो मेटल कैन बी सोडियम एंड पोटेशियम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। मैं हर लेक्चर के लास्ट में बच्चों आपसे यही कह रहा हूं कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, ठीक है, और मेरी फिक्र छोड़ दें। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपके ऊपर नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे बहुत गलत बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं पब्लिक काम करने आया था एजुकेशन में, उस दिन मैं ये सोच के आया था कि ऐसा होगा। जब भी आप आगे बढ़ोगे तो पीछे खींचने वाले 1 लाख लोग होते हैं। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए तो बड़ा नॉर्मल हो गया है। पिछले 4-5 साल से मैं यही देख रहा हूं।
whenever you will proceed आगे की तरफ, people will bring you back. लोग आपकी टांग पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बारे में ना सोचते हुए अगर हम अपने काम को आगे करेंगे तो वो सब पीछे छूट जाता है, क्योंकि वो आगे तो बढ़ नहीं रहे, आपको पीछे खींच रहे थे और आप आगे निकल गए, तो बहुत ज्यादा गैप बन जाएगा। तो इससे सीख यही मिलती है कि ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रेजेंट वर्क। मेरा प्रेजेंट वर्क क्या है? आपको ईमानदारी से पढ़ा देना, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपको एक दो मोटिवेशन शॉर्ट्स दे देना, उससे अलावा कुछ नहीं। आपको प्रैक्टिस सेशन करा देना, उससे अलावा कुछ नहीं। आपको एक और सेशन करा देना, जैसे कि टेस्ट करा देना, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको शॉर्ट नोट्स दे देना, आपको माइंड मैप्स दे देना, ये सब मेरा मकसद है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहिए। आपकी जगह मैं बता चुका हूं इधर है, समझ पा रहे हैं, हार्ट में। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी से भी कंपेयर मत करो, वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, किसी को भी मत देखो उसका सिलेबस इतना हुआ मेरा इतना हुआ। आप यूनिक हो, आप महेंद्र सिंह धोनी, कोहली, इतने बड़े सचिन तेंदुलकर जैसे इंसान हो, आप में अंदर वो कैपेसिटी है, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बताता हूं, बेसिक चीज वेदास में कहा जाता है कि नाभि होता है ना, नाभि, दैट इज द एनर्जी प्रोडक्शन एरिया, कि पूरे बॉडी में एनर्जी उधर से आता है। और नाभि में जो प्रोडक्शन एरिया, एनर्जी प्रोडक्शन एरिया, वो सबका सेम है इस पूरे वर्ल्ड में, धरती में, यूनिवर्स में। उस एनर्जी को यूज करके कौन आगे निकल जाता है, ये सब पे डिपेंड करता है। इसीलिए एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, क्योंकि कुछ लोग उस ऊर्जा को लेके बहुत आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग उस ऊर्जा को जान ही नहीं पाते, और कुछ लोग उस ऊर्जा को खुद ही में खत्म कर लेते हैं, नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऊर्जा है, आपके ऊपर डिपेंड करती है कि उसको आप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। उम्मीद करता हूं आप पॉजिटिव ले रहे होंगे, और सबके अंदर सेम है, बस वो डिपेंड आप पे है, ठीक है। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा पेन होगा, जब भी आप अच्छा करने जाते हैं, जब भी आप पढ़ाई करने जाएंगे नींद आएगी, जब भी आप टेस्ट देने जाएंगे मन करेगा नहीं देते हैं, जब भी आप रिवीजन करने जाएंगे मन करेगा नहीं करते हैं। बट नेचर के अपोजिट जो काम करता है ना, वही इंसान सक्सेसफुल होता है बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और मेहनत करते रहिए, जी जान लगाते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।